नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। गोरखपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। फरियाद लेकर दूर दूर से मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। सीएम ने बारी बारी से सभी की फरियाद को सुना है। गोरखपुर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। आपको बता दें कि गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे थे। आज उन्होंने जनता दरबार लगाया। फरियाद लेकर दूर दूर से फरियादी उनके पास पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारी बारी से सबकी फरियाद को सुना है। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दे दिए हैं। हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्शन कार्यक्रम किया गया। बड़ी खबर, अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री ने आज जनता दरबार लगाया, जिसमें लोग पहुंचे अपनी फरियाद लेकर और लोगों की समस्याओं के तुरंत निस्तारण के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। और अब लखनऊ से खबर है कि आज 25 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। 25 अग्निशमन वाहनों का करेंगे फ्लैग ऑफ। आज शाम 5 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आज 25 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण किया जाएगा। 25 अग्निशमन वाहनों का फ्लैग ऑफ करेंगे मुख्यमंत्री। आज शाम 5 बजे लोक भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बांदा, प्रयागराज, कौशांबी समेत 25 जिलों में बना है अग्निशमन केंद्र। यानी कि जल्द से जल्द किसी भी घटना पर नियंत्रण पाया जा सके, आग से जुड़ी किसी भी घटना को नियंत्रित किया जा सके और तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सके। इसी को देखते हुए 25 जिलों में अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। लोक भवन के सभागार से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां 25 अग्निशमन वाहनों का फ्लैग ऑफ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आज 25 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री साहब, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें, कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है और कहीं ना कहीं 25 अग्निशमन केंद्रों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें प्रयागराज, बांदा समेत कई जिले हैं, जिसमें आज जो अग्निशमन केंद्र है उनका लोकार्पण होगा। कहीं ना कहीं ये आम जनमानस के लिए काफी फायदा है। जो ग्रामीण क्षेत्र से जहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जब आग लगती थी, तो वहाँ काफी दिक्कत, कहीं ना कहीं अब ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। जल्द जब जैसे ही फोन करेंगे तुरंत गाड़ियां उपलब्ध हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की सराहनीय पहल है। इसका काफी दिनों से इंतजार था। आज कहीं ना कहीं को दिखा गया और आज इसका लोकार्पण। आज शाम 5 बजे लोक भवन में के सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। आखिर मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन लोग हो सकते हैं जो शामिल होंगे इस लोकार्पण कार्यक्रम में? देखिए, आपको बता दें, अभी जो जानकारी मिल रही है उनको बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और अधिकारी मौजूद रहेंगे और कई मंत्री मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज बड़ा दिन है। 25 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण होना है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और उसमें कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर काफी पिछड़े जिले हैं, जहाँ पर काफी देर से सुविधाएं मिलती है, तो 1 या 2 से ज्यादा केंद्र। शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। और लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर है कि जुलाई और अगस्त में बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाएगी बीजेपी। बीजेपी संगठन को मजबूत करने को लेकर लगातार कार्यक्रम करती है और उसी क्रम में जुलाई और अगस्त में बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाएगी बीजेपी। हर लोकसभा क्षेत्र में 80 लोगों की विशेष टीम तैयार हुई। 2019 में 1.63 लाख बूथों में 1.23 लाख बूथ पर बीजेपी
अपना ये कार्यक्रम चलाएगी। आपको बता दें कि इन बूथ पर उसको सफलता भी मिली थी। अब बूथों की संख्या 1.73 हो गई है। अब बूथ पर लाभार्थी सम्मेलन के साथ अन्य कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। सभी लोकसभा प्रभारी और संयोजक सक्रिय रहेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ गए हैं। प्रियम, बूथ स्तर को मजबूत करने को लेकर ये सबसे पहली रणनीति बीजेपी की रही है कि बूथ मजबूत होगा तो संगठन मजबूत होगा, और इसी पर काम करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी हमेशा से ही चुनावी मूड में रहती है और हमेशा से ही अगले चुनाव को लेकर तुरंत तैयारियां शुरू कर देती है। और इस समय बीजेपी का जो लक्ष्य है वो है 2024 की जीत को फतेह करना। 2024 का जो लक्ष्य है उसको पाना, और उसको लेकर लगातार हर स्तर पर अगर आप देखें तो बैठकें चल रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से माहौल जो है वो अपने पक्ष में किया जाए। अभी आप देखें 2 दिन पहले बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बैठक हुई जिसमें इस बात को लेकर चिंतन मन किया गया कि 2019 के चुनाव में जो 14 सीटें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हारी थी लोकसभा की, उन सीटों में हार के क्या कारण रहे थे, इस बार उनको जीतने के लिए वहां पे कौन से समीकरणों की साधने की आवश्यकता है, क्या उसको लेकर रणनीति रहेगी। बीजेपी का जो चुनावी मंत्र है वो वैसे भी ये है कि बूथ जीता चुनाव जीता, और उसी के चलते अब जो बीजेपी है उसने अपना एक प्लान जो है वो तैयार किया है जिसमें बूथ को जो है सशक्तिकरण अभियान के तौर पर जो है वो लेगी। और फिर एक अभियान है वो अगस्त महीने, जुलाई और अगस्त महीने से जो है वो शुरू हो रहा है, जिसमें बूथ सशक्तिकरण अभियान जिसका नाम रखा गया है। हर लोकसभा का जो क्षेत्र होगा वहां पे एक विशेष 80 लोगों की जो टीम है वो बीजेपी बनाएगी, और ये 80 लोग उन लोकसभा सीटों में जाएंगे। वहां पे बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ को कैसे सशक्त अपने पक्ष में किया जाए, वहां पे जो बूथ पे जो मतदाता है उनके साथ में कैसे संवाद स्थापित किया जाए, इन सभी चीजों को वहां पर वो देखेगी। अब ऐसे में बूथ की संख्या भी बढ़ाने जा रही है, जो 1,63,000 थे वो 1,73,000 हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, 2019 का जब चुनाव हुआ था उस समय बूथों की जो संख्या थी वो 1,63,000 थी, जो अब बढ़कर 1,00,000 जो है 73,000 होनी, यानी तकरीबन 10,000 जो बूथ हैं उनकी संख्या बढ़ी है। और अब उन बड़े बूथों के साथ साथ जो बाकी बूथ हैं, पुराने बूथों को साथ में लेना है, नए बूथ पर भी जो है वहां पर जाना है। वहां पे लाभार्थी जो है, जो सरकार की विभिन्न योजनाएं चली, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री की अन्य जो योजनाएं चली हैं वो हो, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चली हैं, उनके जो लाभार्थी रहे उनके साथ में संवाद स्थापित करना, उनको बताना कि सरकार ने उनके लिए किस तरीके से काम किया है, सरकार उनको लेकर कितनी चिंतित है। इन सभी मुद्दों को लेकर बूथ स्तर पर ये 80 लोगों की जो विशेष टीम है वो जाएगी और वहां पर जा जाकर लोगों से संवाद स्थापित करेगी, लोगों को बताएगी कि सरकार कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, आगे की क्या रणनीति है, और 2024 में उनके पक्ष में मतदान करें। इसको लेकर माहौल भी बनाने का प्रयास जो है इन कार्यकर्ताओं की तरफ से, इस विशेष टीम की तरफ से किया जाएगा। शुक्रिया प्रियम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। यूपी में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा बलों को जगह जगह तैनात करने के निर्देश दे दिए गए। 10 जून को यानी कि बीते 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बवाल न हो इसीलिए धर्म गुरुओं से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे और किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई हिंसक घटना ना हो। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह सीएमओ हाथरस बनाए गए। लखनऊ से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले और ये तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टर मंजीत सिंह सीएमओ हाथरस बनाए गए, यानी कि हाथरस के सीएमओ बनाए गए हैं डॉक्टर मंजीत सिंह। वैसे ही ललितपुर की सीएमओ बनाई गई हैं डॉक्टर आभा मिश्रा। डॉक्टर तरन्नुम रजा संभल की सीएमओ बनी है।
डॉक्टर अवनींद्र कुमार फर्रुखाबाद के सीएम बनाए गए और अयोध्या के संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य बनाए गए हैं डॉक्टर राधेश्याम केसरी। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा उलटफेर यानी कि सीधा तबादले किए गए, बड़े तबादले किए गए। जहां संभल, ललितपुर, अयोध्या, इन तमाम जगहों पर सीएमओ के तबादले किए गए। और इसी बीच कन्नौज से खबर है कि कौस्तुभ सिंह बने हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। लखनऊ के सिटी में प्रवक्ता थे कौस्तुभ सिंह, लंबे समय से तैनात थे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कन्नौज से है, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी कौस्तुभ सिंह को बनाया गया। लखनऊ के सिटी में प्रवक्ता थे कौस्तुभ सिंह, लंबे समय से तैनात संगीता को योगी सरकार ने हटाया। संगीता सिंह को बनाया गया कानपुर नगर का डाइट प्राचार्य। शिक्षा पैटर्न में बदलाव के लिए शासन ने 33 जिलों में बदलाव किया है, यानी कि तबादले किए गए हैं, इधर से इधर ट्रांसफर किए गए, साथ ही पद भी बदले गए। और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बेसिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर तैनात किया गया कौस्तुभ सिंह को। संगीता सिंह लंबे समय से बनी हुई थी, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया और कानपुर नगर का डाइट का जो जिम्मा है वो उनके ऊपर दे दिया गया। शिक्षा पैटर्न में बदलाव करने के लिए ये तबादले किए गए, ये बदलाव किए गए। इससे पहले लखनऊ के सिटी में प्रवक्ता थे कौस्तुभ सिंह और अब उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी बना दिया गया। संगीता सिंह लंबे समय से इसी पद पर तैनात थी, तो उनको हटाया गया और उनकी जगह कन्नौज में कौस्तुभ सिंह को तैनात किया गया। और संगीता सिंह को यहां से हटाने के बाद डाइट प्राचार्य बनाया गया। बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों के लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव ने चारों विधायकों के साथ प्रेस वार्ता की और कहा कि महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई है। वहीं इसी के साथ आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी किसी ने देखा है क्या कि विपक्षी दल में दूसरे दल के लोग विलय कर रहे हों। हमेशा लोग सत्ताधारी दल में विलय करते हैं, लेकिन हमारे नेता लालू प्रसाद यादव की सोच से सभी प्रभावित हैं, इसलिए विलय कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सीमांचल के विकास को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारी पार्टी के एजेंडों में सीमांचल विकास आयोग बनाने की बात कही गई थी। जल्द ही हम सीमांचल का दौरा करेंगे और वहां पर खराब हालातों को देखेंगे। जो लोग हैं उनसे भी हम लोगों की मुलाकात होगी, बात होगी, तो शीघ्र ही जल्दी ही हम सीमांचल के भी दौरे पर हम जाएंगे। और सीमांचल ने शुरुआत से ही लालू जी का वो इलाका रहा है। लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग, सीमांचल का इलाका तो एक फर्टाइल इलाका है। मुझे पूरा विश्वास है
कि लोगों के अपील पर, लोगों के मांग पर, समय की मांग पर इन चारों विधायकों ने निर्णय लिया। डिप्टी सीएम और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ से वाराणसी जाते समय रास्ते में जौनपुर के रेहटी सीएचसी अस्पताल के औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम ने मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का हालचाल जाना, फिर बनारस के लिए रवाना हो गए। दातागंज में उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हत्याकांड से देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दातागंज में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कन्हैया लाल के हत्यारों का पुतला फूंका और महामहिम राष्ट्रपति के नाम दातागंज कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। कन्हैया लाल की हत्या को लेकर लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दातागंज से देश भर में हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी बीच विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दातागंज में भी प्रदर्शन किया है, जहां पुतला फूंका गया, साथ ही आरोपियों की फांसी की मांग की गई है। अब खबर बिजनौर से है, जहां मानसून की पहली बारिश के आते ही नदी भी उफान पर आ गई है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा किनारे बसे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया है। पुलिस प्रशासन ने गंगा किनारे बसे ग्रामीणों को अलर्ट किया। वन गुज्जरों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए पुलिस ने मुनादी कराई है। मंडावर के गंगा किनारे बसे दर्जनों गांव का यह मामला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक हरिओम यादव ने उन चुनाव में सपा की हार पर कहा कि सपा समाप्त होगी। पार्टी में पहले नेताजी के साथ जो हुआ वही अब शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में सपा लोकसभा चुनाव में समाप्त हो जाएगी। पूरे देश में एक सीट भी सपा को नहीं मिलेगी। 2027 विधानसभा चुनाव में इस पार्टी का कोई नाम नहीं होगा। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि अखिलेश यादव ने कुछ लोगों के कहने पर परिवार खत्म कर दिया, पार्टी खत्म की, समाज खत्म किया। ये अब कोई चुनाव नहीं जीतेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के मुसलमान कांग्रेस में जाएंगे और यादव सब बीजेपी में आएंगे। अखिलेश और सैपाई का एक शकुनी प्रोपेस पार्टी को खत्म कर देंगे और सैपाई के शकुनी ने पार्टी खत्म नहीं कराई है, नेताजी का परिवार भी खत्म करा दिया। नेताजी को खत्म किया, आदरणीय शिवपाल सिंह को खत्म किया और धर्मेंद्र को भी खत्म करा दिया। आजमगढ़ में जाके परिवार खत्म किया अखिलेश जी ने, समाज खत्म किया और पार्टी खत्म की। ये तीनों चीजें एक शकुनी की सह पर अखिलेश ने खत्म कर दी। समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। 24 में एक सिंगल सीट समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में नहीं जीतेगी। सरायढेला थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर बीसीसीएल क्वार्टर के समीप रहने वाले महिला पुलिसकर्मियों के पुत्र अभय को देर रात पड़ोसी मणिहारी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।
जिसके बाद स्थानीय लोग और मृतक का भाई सूरज ने मिलकर आरोपी को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मृतक के भाई को ही गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में परिजन और स्थानीय लोगों ने सरायकेला थाने का घेराव किया और मृतक के भाई को छोड़ने की मांग की है। इसलिए यहाँ बैठे ना क्योंकि लापरवाही किया, क्योंकि जो एक छोटा भाई उसका मर गया और बड़े भाई को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा ही जाएगा, तो उसके ऊपर मारा। मारने के बाद में ये लोग खुद उसको लेके आए तो ठीक है, लड़का तो जिंदा है ना, जिसको मारा वो तो मारा नहीं ना, वो तो हॉस्पिटल में ठीक है, खा रहा पी रहा टंच है एक नंबर, लेकिन हमारा भाई तो मर गया। लेकिन इसको क्यों लेके चले गए? एक माँ से पूछिए ना उसको कितना बुरा लग रहा होगा। कल रात में एक लड़का है जो अपने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को बातचीत और इसे बात बढ़ा और उसको छुरा वगैरह मार दिया गला में, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जो मारा है वो हमारे गिरफ्तारी में है। अच्छा सर, ये लोग जो बैठे हुए हैं क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग? इन लोगों का मांग है कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। ये लोग जिस लड़के को हिरासत में आप लोगों ने लिया है, नहीं, वो कोई हिरासत की बात नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।